जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 181 से लेकर 184 तक। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 181। 181 कहता है एक्टिंग जजेस के बारे में। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की कोई जो वैकेंसी खाली है, ठीक है, और दूसरा ये है कि जज एब्सेंट नहीं है या वो छुट्टियों पे है या बाज़ औक़ात वो बेचारा मतलब बीमारी है, मतलब बड़े अरसे से आ नहीं रहा, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट जनाब किसी भी हाई कोर्ट के जज को जो क्वालिफाइड होगा सुप्रीम कोर्ट को के जज बनने के लिए, उसको टेम्परेरी तौर पे एक्टिंग जज बना देगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है जी। जिस तरह आर्टिकल 177 के अंदर बात की गई है, यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जज होगा उससे मुराद रिटायर्ड हाई कोर्ट जज भी हो सकता है। ठीक है, और ये तब तक रहेगा जब तक प्रेसिडेंट साहब उसको वापस नहीं करते या इस फैसले को वापस नहीं लेते, यानी ये उनकी प्रेसिडेंट के ऊपर मर्जी है कि जब तक वो बंदा काम करता रहे। तो सिंपल आर्टिकल 181 इसका मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज की वैकेंसी खाली होगी तो उसकी जगह किसी भी हाई कोर्ट के जज को जिसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी बीइंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको प्रेसिडेंट साहब जज लगा देंगे एज ए एक्टिंग, और वो उनकी सवाबदीद होगा और जब अगर वो चाहेंगे तो उसको वो दोबारा रिवोक कर लेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 182। 182 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। देखें, एड हॉक जजेस का मतलब होता है वो जजेस जो टेम्परेरी तौर पे आप किसी अदालत में लगाते हैं। यहाँ पे ये है कि जो चीफ जस्टिस है ना हमारे पाकिस्तान के, वो जुडिशल कमीशन के साथ मशवरा करके जो आर्टिकल 175 ए के अंदर मैंने आपको बताया था, और साथ में प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ वो जनाब एड हॉक जजेस लगा सकते हैं। अब एडहॉक जजेस का मतलब क्यों लगाया जाता है? देखिए, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि आपके पास जजेस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या केसेस बहुत बढ़ चुके हैं और आप चाहते हैं कि यार मज़ीद हमें जजेस चाहिए, तो आप एडहॉक जजेस लगा देते हैं। अब उसमें किस शख्स को आप एडहॉक जजेस लगाएंगे टेम्परेरी तौर पे? एक तो उस शख्स को लगा सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी रिटायर हुआ हो, और यानी कि 3 साल पहले रिटायर हुआ हो, उसको आप एडहॉक जज लगा सकते हैं। और दूसरा, आप किसी भी हाई कोर्ट के जज को भी लगा सकते हैं जो क्वालिफाइड हो टू बी सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन लगाने से पहले उस मुतलका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उससे आपने ज़रूर इजाज़त लेनी है। ठीक हो गया जी। और ये एडहॉक जजेस के पास वही पावर्स होती हैं जो एक रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 183। 183 कहता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जो परमानेंट सीट होगी वो इस्लामाबाद में होगी। इसके अलावा भी कहीं और जगह पे भी आप बैठ सकते हैं जो चीफ जस्टिस डिटरमाइन करेंगे, लेकिन सदर की रजामंदी से। ठीक है जी। और दूसरा ये कि जब सुप्रीम कोर्ट बन रहा था तो कहा गया था कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता इस्लामाबाद में, तो सीट ऑफ द कोर्ट विल बी एट अ लोकेशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब कहेंगे तो कहीं पे भी आप लगा देंगे अपनी अदालत, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट सीट बन चुकी है इस्लामाबाद के अंदर, तो उस इस्लामाबाद में इसकी परमानेंट सीट है। और दूसरा ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो जनाब किसी और जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट की अदालत लगा सकते हैं, और वो उसके लिए उनको सदर का अप्रूवल चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 184 जो बहुत ही अहम है जनाब। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल यानी ये खुसूसी उसी की जुरिस्डिक्शन है कि वो दो हुकूमतों के बीच में, फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट के बीच में जो मसाइल हैं उनको वो हल करे, नंबर वन। दूसरा ये कि जब वो इस तरह का काम करेगी तो उसकी जो जजमेंट होगी वो डेक्लेरेटरी नेचर की होगी। इसका मतलब है कि उस जजमेंट में वो कानूनी चीज़ों को वाज़ेह करेगी, यानी लेकिन किसी पार्टी को हुक्म नहीं देगी कि चलो तुम मुर्गा बनो, तुम ये काम करो, तुम वो ना काम करो, इस तरह कुछ नहीं कहेगी। सिर्फ वो जो इश्यूज़ हैं, कोई कानूनी मसला है कि ये काम हुकूमत विफाक का काम है या सूबे का काम है, तो वो उसको जस्ट क्लियर करेगी, कानूनी जो उसका मामला होगा वो वाज़ेह करेगी, लेकिन बाकी कोई हुक्म शुक्म नहीं देगी। अच्छा जी, उसके बाद आर्टिकल 184(3) में ये भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जनाब अगर कोई पब्लिक अहमियत का मामला होगा जिसमें फंडामेंटल इन्फोर्स करने की बात होगी तो उस मामले को टेकअप करेगी, लोग आएंगे, दरख्वास्त देंगे और उसके ऊपर वो आर्डर जारी कर सकती है। जो फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहे, आपने दरख्वास्त जारी करनी है आर्टिकल 184(3) के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आपको उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। और दूसरा, अब जब से ये 26वीं आईनी तरमीम हुई है ना दोस्तों, उसके बाद आर्टिकल 184(3) की जो पावर है उसके अंदर अमेंडमेंट आ चुकी है। अब उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई सो मोटो नहीं लेगा,
ٹھیک ہے، خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لے گا۔ ہاں، جو درخواست آئے گی، جو درخواست میں جتنی باتیں کہیں ہوں گی اس کے اوپر ہی اس نے فیصلہ دینا ہے، خود سے کوئی نوٹس وغیرہ نہیں دینا، خود سے کوئی چیزیں جو ہے نا وہ اپلیکیشنس کو ٹیک اپ کر کے معاملات کو لے کے نہیں چلنا۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے درخواست دی ہے کہ جی میرا یہ کام کرے تو بس مجھے وہی بات کہے، یہ نہ جو چیز میں نے مانگی نہیں ہے وہ بھی مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ نئی چیز میں 26 آئینی ترمیم کے بعد یہ چیزیں تبدیل کی گئی ہیں، یعنی اس کی جو سو موٹو پاور ہے اس کو کچھ لمٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے اوپر ابھی بھی اختلافات چل رہے ہیں۔ جو اس وقت ہمارا آئینی بینچ ہے اس کے اندر جو آئینی بینچ کے جو ججز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو کی پاور ہے، اور بلکہ یہ جو سو موٹو کی جو پاور ہے وہ آئینی بینچ ہی استعمال کر سکتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے یہ خبر لگا دیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہیز اے پاور ٹو ٹیک سو موٹو نوٹس جسٹس مزار۔ جسٹس مزار صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا، مزار صاحب نے کہا ہے کہ بھائی آئینی بینچ ہے نا اس کے پاس ابھی بھی یہ پاور ہے کہ وہ سو موٹو لے سکتا ہے۔ لیکن جب ہم آرٹیکل 184 کی ریڈنگ کرتے ہیں آفٹر امینڈمنٹ، تو اس کے اندر آخر میں جو پروویژن دی گئی ہے اس میں تو سیدھا لکھ دیا انہوں نے کہ جی سپریم کورٹ کوئی سو موٹو نہیں لے سکتا، اور آئینی بینچ بھی سپریم کورٹ کا ہی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ٹیکنیکلی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن جج نے جو بات کی ہے ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا نا اس سے ریلیٹڈ، اس میں ہم تفصیل سے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جی سو موٹو کی پاور ابھی بھی ہمارے پاس ہے، بس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے۔ سو دوستو یہ تھا ہمارا آرٹیکل 184، 183، 182، 181۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔